कि कवि सम्मेलन किसी अलग ऊर्जा के साथ चलते हैं, और वो अलग ऊर्जा क्या है वो आप सब लोग जानते हैं, नब्ज पहचानते हैं कवियों की। तो मैं आपको वो कवि देना चाहता हूं जो आपकी नब्ज का कवि है, जो आप लोगों तक पहुंचेगा तो आप लोग ठहाके लगाएंगे, गुदगुदाएंगे। इसलिए मेरा मन है कि 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाऊं और इस देश का वो बड़ा रचनाकार आप तक पहुंचा दूं जो आप लोगों को हंसाने का बड़ा काम करेगा। कहीं दिनेश जी ने कहा कि असर पल भर में हर महफिल में अपना छोड़ जाता है, फिजाओं में महक वो आसमानी छोड़ जाता है, वो आता है तो सब खामोश होके उसको तकते हैं, चला जाता है तो महफिल में चर्चा छोड़ जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं विनोद पाल आपके बीच। बस कम पढ़ूंगा, आपको आने की जरूरत नहीं थी। आइए। सुभाष जी नजर नहीं आ रहे? सुभाष जी, तुम तो बस ये पूछो कोषाध्यक्ष जी बैठे हैं या नहीं। हाँ। राकेश जी बैठे हुए हैं। राकेश जी, जैसी माला आपने मुझे पहनाई है ना, ऐसी मेरी लुगाई ने भी नहीं पहनाई थी मुझे भाई। और मैं चाहूंगा आपकी बार का करवा चौथ का व्रत भी रखें आप मेरे लिए। मैं अपनी वाली को कुछ भी समझा के आऊं, पर आपका व्रत खुलवाने आऊंगा भाई साहब। बहुत अच्छे। और ये जो बहन जी बच्चे को संभाल नहीं पा रही, बस 10 मिनट मुझे पढ़ने दो, फिर इसे गोदी में लेके मैं ही बैठूंगा। इसकी वजह से मैं जम नहीं पा रहा। हाँ, बहुत अच्छे। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। हाँ। आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। भाई वाह। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस क्षेत्र में आज दूसरी बार कविता पाठ करने आया हूं। पहली बार मैं यहां के पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी जो किसी के बाप की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहां की पुलिस देती भी है। इन्होंने खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। अब मोहित जी, मैंने ये देखने के लिए कि पुलिस वालों ने कितने पैसे दिए हैं, थाने में खड़े खड़े उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा था। पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ी और बोला, बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। बाबूजी 10,000 में बुलाया था, 2 लाख रुपए में छोड़ा। और अगर कुछ ज्यादा से ज्यादा बुरा होता है तो यकीन मानिए भाई साहब, हाँ, आप लोग ये माला हमारे को पहनाते हो सम्मान के लिए, पर कई बार ये सम्मान भारी पड़ जाता हमारे ऊपर। 2018 में मैं एक जैन समाज का कार्यक्रम पढ़ रहा था। मजा देखो कितना आ रहा है। हाँ, मतलब विश्वास मानना, कवि सम्मेलन में पहली बार कव्वाली का आनंद ले रहा हूं। हाँ, यहां से ये बोल रहा है बराबर से कुत्ता। कुत्ता ये बोल रहा है कि अब की बार सबसे अच्छा इंसान भेजा है माइक पे। हाँ, तो मैं बतला रहा हूं, ये माला कई बार दिक्कत बन जाती है हमारे लिए। मैं एक जैन समाज का कार्यक्रम कर रहा था 2018 में, तो घर से पापा का फोन आया, बेटे बहू को हॉस्पिटल में लेके आए, किसी भी वक्त बच्चा हो सकता है। भाई साहब, मैं जैन समाज के 3-4 मालाएं मेरे गले में डली पड़ी थी। मैं उसी अवस्था में वैसे ही कपड़े पहने, वही मालाएं पहने हॉस्पिटल में पहुंच गया। मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया था। अब उस नर्स को मेरे गले में माला पड़े देख के पता नहीं क्या गलतफहमी हो गई। वो चिल्लाती हुई भागती हुई आई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, आपके घर में एक राजकुमारी ने जन्म लिया है। इतना तो कन्विंस कर दिया था उसने राकेश जी, मैंने माला तोड़ के उसके हाथ में दे दी। आज भी बेटी के इंजेक्शन लगवाने जाता हूं तो घूर के देखती है। मैं बोलता हूं, मुझे क्यों घूर के देख रही है? जैन समाज के लोगों को देख, उन्होंने पहनाई है। मैं सच बताऊं, हमारे संग दिक्कतें हैं। मैं दिल्ली से आया हूं,
दिल्ली में केजरीवाल का नाम शराब के केस में आया। राकेश जी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि उसका नाम शराब के केस में आ भी सकता है, उसका हाथ शराब के केस में हो भी सकता था, पर मैंने सोचा कि उसको तो खांसी थी और मोहल्ला क्लिनिक के किसी डॉक्टर से वो ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर इसने ऐसा क्या पिया, फिर मैंने माना हाथ हो ना हो गला तो जरूर है। कि दिल्ली की एक लड़की, मैं नहीं कह रहा, आदरणीय अनामिका अंबर जी कहते हैं विनोद असली कविता वो होती है कि जब तुम 3 पंक्तियां बोलो तो चौथी पंक्ति अगर श्रोताओं के मुंह से निकल जाए वो कविता का जादू होती है। मैं सच में आपके बीच में सुनाना चाहता हूं और सुनिएगा, मैं दावा करता हूं चौथी पंक्तियां आप सबके मुंह से निकलेगी, इन बच्चियों के मुंह से निकलेगी। पता नहीं इन बच्चियों को क्या लालच दे रखा है आपने, इनकी कविता समझ में नहीं आ रही, अपनी अपनी बातें करे जा रही हैं। लेकिन सुनना, मैं 3 पंक्तियां पढ़ूंगा, चौथी पंक्ति आप सबके मुंह से निकलेगी और आदरणीय अनामिका अंबर कहती है यह कविता की जीत होती है। सुनिएगा, मैं सिर्फ 3 पंक्तियां पढ़ूंगा कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमौरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी को। पर मैं दिल्ली से हूं, मैं सच में ऐसी 4 पंक्तियां पढ़ सकता हूं कि 3 मैं पढ़ूंगा और चौथी पंक्ति आप समझ जाओगे कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। लड़की ने जवाब दिया 4 पंक्तियों में, 3 पंक्तियां मेरी और चौथी पंक्ति आप समझ जाओ तो, और अगर समझ जाओ तो यहां से लेके यहां तक और आगे से लेके पीछे तक एक बार तालियां बजा देना। लड़की ने पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। लड़की ने बोला कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो खांसने वाला। बहुत अच्छे। मैं बढ़िया वाली बात नहीं कर रहा, ये आप प्रतीक गुप्ता को देखो व्हाइट कोट में, ये भारत का एकमात्र एक ऐसा कवि है जो जब तक शाम को 2 कवि सम्मेलन ना पढ़ ले बाबूजी, रोज शाम को 2 कवि सम्मेलन। हाँ, ये वही माला है। ये दूसरे जन्म का भी काम पक्का कर लिया भाई साहब आपने। 10 महाराज। हाँ अभी 6 मालाएं और आएंगे अभी। हाँ ना, मैं तो कह रहा हूं 10 माला आ जा, अगले दिन आके यहीं पे बाहर मार्केट में बेचूंगा मैं। क्योंकि अनामिका अंबर जी कह रही थी पेमेंट कम है। हाँ, अब मैं बतला रहा था प्रतीक गुप्ता के बारे में। प्रतीक गुप्ता भारत का वो एकमात्र कवि है जो जब तक शाम को 2 कवि सम्मेलन ना कर ले राकेश जी, इसका खाना नहीं पचता। पहला कार्यक्रम खत्म होता है, आयोजक से बोलता है भाई साहब यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, भाई साहब यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। इसको ये लाइन बोलने की आदत हो गई, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। अब करवा चौथ पे बीवी इनकी पूजा कर रही थी, अब भाभी जी ने थाली घुमाई, प्रतीक भाई के मुंह से निकला यहां का हो गया दूसरे में जाऊं। ताली तो इस बात पे बजाना अगले 15 दिन तक हिंदू राव हॉस्पिटल में मैं और भाई मेघश्याम इसके लिए दूध और केले लेके गए थे भाई साहब। और मेघश्याम कौन सा कम है, ये पतले वाला भाई साहब। ये लड़का कहां से, राजस्थान से आया है। और इस लड़के की एक बात है भाई साहब, जब ये लड़का 12वीं पास हो गया ना, हाँ, तो ये लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़ा हो जाता था। और जब लड़कियां कॉलेज से बाहर निकलती थी, मेघश्याम उन लड़कियों से बोलता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसके क्षेत्र में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे, ये लड़के को बहुत मारता है और फिर लड़की से बोलता है कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसको ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। घर वालों ने शादी करवा दी, अब सुहाग रात पे घूंघट उठाया और आदत से मजबूर। जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और अब तालियां तो इस बात पे बजा देना, शादी के 12 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है।
और मैं बतला दूं जैन समाज के मंचों को, भाई साहब एक बात बतला दूं, मैं अभी आए सुभाष जी या नहीं, हम जहां पे आपकी पार्किंग है, जैन समाज सुने, जहां पे आपकी पार्किंग है, मैं खड़ा था भाई साहब, मेरे बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी, तो किसी की पत्नी मर गई थी, वो उसकी अर्थी लेके जा रहा था वहां से, उसने रोना शुरू किया, उसकी पत्नी मर गई थी, उसने रोना शुरू किया, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की कसमों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू। तो मेरे बगल में जो सुंदर सी लड़की थी, उसने बोला ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब ये बात उस रोते हुए आदमी के कानों में भी चली गई। अब उसने अपना नंबर फिट करने की टेक्निक लगाई, और अगर आपको लगे बहुत बढ़िया टेक्निक लगा दियो तो तालियां बजाना। लड़की ने जैसे बोला यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अगले ने फिर दोबारा से रोना शुरू किया, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू। अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 981174 0094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। बहुत अच्छे। अभी भी जो हाथ पीछे नहीं खुले हैं तो एक बात सुन ले कि दिल से दिल को जोड़ रहा वो तार टूट जाएगा, कला और संस्कृति का आधार टूट जाएगा। ना आह ना वाह ना ही तालियां बजा रहे हो, इन चुप्पियों से तो कलाकार टूट जाएगा। भाई वाह 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 वाह। अच्छा, महिलाओं की सबसे अलग दिक्कत है, मैं काफी देर से देख रहा हूं, ये जो महिला दूसरे नंबर पर बैठी है ये बिल्कुल ताली नहीं बजा रही। अनामिका अंबर जी ने स्तुति गान कर दिया, अगले ने देश के ऊपर पढ़ दिया, पर इन्होंने ताली बिल्कुल नहीं बजाई। और ऐसी एक महिला हमें हर कवि सम्मेलन में मिल जाती है। मैं पिछले दिनों नारनौल में कवि सम्मेलन में गया हुआ था, सामने एक महिला बैठी हुई थी भाई साहब, वो मुझे घूर के देखने लग गई। मैं नीचे उतर के गया, मैं पैरों में पड़ गया, मैं कहा बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही। बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। और महिलाओं का ऐसा ही है भाई साहब, जब ये सास बनते हैं ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनते तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी महिला को, सच बतला रहा हूं, हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो वो महिला हंस रही है, इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। मैं जब भी ये चुटकुला पढ़ के नीचे उतरता हूं, कम से कम 4 नई नवेली बहुएं आके पूछती हैं, भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी तुमने अपनी सास। तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने पूछा ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी, कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। बहुत अच्छे। आप में अभी कुंभ हुआ भाई साहब, महाकुंभ लगा अभी, महाकुंभ में काफी लोग पहुंचे, करोड़ों की संख्या में। वहां से एक व्यंग्य निकाल के लाया हूं और दावा करता हूं 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, चौथी पंक्ति में पढ़ूंगा ही नहीं। सबसे पहले तो महिलाएं समझेंगी, इनके आधे सेकंड बाद सारे पुरुष समझ जाएंगे, और अगर समझ जाओ तो तालियां बजा दी जरा। कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, तो हमने अच्छे नागरिक होने की ड्यूटी निभाई। हमने पूछा बहन जी आपका ऐसा क्या खो गया जो आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है। बोली भैया पिछले कुंभ में जो सास खो गई थी ना, इस कुंभ में मिल गई। देखो बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है मुझे, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। और यहीं से एक पुलिस वाला अपने घर में अपने बेटे को बोल रहा था कि आज के बाद जब भी कभी अपना नाम लियो तो साथ में बोलियो इंस्पेक्टर भवानी सिंह का लड़का हूं। ये बोल के पुलिस वाला चला गया। घर में पत्नी को लगा नहीं यार ये तो बेटे के अंदर घमंड की बातें भर रहे हैं, तो उसने बोला बेटा ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, इंस्पेक्टर भवानी सिंह का लड़का हूं। कुछ दिनों बाद उस पुलिस वाले के घर पे मैं और सौरभ जैन जी गए किसी कार्यक्रम के लिए, तो बैठे हुए थे, तो इतने में पुलिस वाले का लड़का पानी लेके आया। सौरभ जी ने पूछा बेटे आप इंस्पेक्टर भवानी सिंह के लड़के हो? कह रहे जी पापा तो यही कहते हैं। मम्मी मना करती है पता नहीं क्यों। तो हालात की बात है, हमने कुछ नहीं करा। अब यहां से एक व्यंग और लीजिएगा। आप में से देखते हैं कि विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा ही हम लोग। राकेश जी विपक्ष समझते हैं? विपक्ष समझते हैं आप? राहुल गांधी। देखो राहुल गांधी के संग सबसे बड़ी दिक्कत क्या है,
उसे हिंदी बोलनी नहीं आती, आंध्र प्रदेश चला गया भाई साहब भारत जोड़ो यात्रा में, जबकि वक्त उसका घर जोड़ो यात्रा का चल रहा है। वो आंध्र प्रदेश चला गया, वहां की भाषा नहीं आती। अब राहुल गांधी जी बीच में से निकल के आ रहे थे, भीड़ के बीच में से स्टेज की तरफ, तो जहां पे मोहित जी बैठे हैं, यहाँ पे एक आंध्र प्रदेश की महिला बैठी हुई थी। वो खड़ी हुई और राहुल गांधी जी के सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरकिने तुम्बा। अब अगला तो उत्साहित रहता है, स्टेज पे आकर बस बस अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक भाई ने हिंदी बताई, कह रहे राहुल जी ये आपसे कह रही है, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। बेटा तो बेटा, माँ का और भी बुरा हाल है। माँ एक जगह पे भाषण दे रही थी कि हमारे बंगाल में जो गड्ढे हैं वो गुलाम नहीं आजाद हैं। तो पीछे से भाषण लिखने वाला भाग के आया, कह रहे मैडम ये लाइन यूं है कि हमारे बगल में जो खड़े हैं वो गुलाम नबी आजाद हैं। सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। भाई वाह 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 वाह। तो विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा यमलोक, तो यमराज जी उसे देख के रह गए शौक। यमराज जी बोले आइए नेताजी आइए, आप तो सीधा स्वर्ग में जाइए। यमराज जी बोले आइए नेताजी आइए, आप तो सीधा स्वर्ग में जाइए। तो विपक्ष का दूसरा नेता जो नरक की ओर कर रहा था प्रस्थान, रुककर पूछने लगा, उसे स्वर्ग मुझे नरक जबकि पाप एक समान, उसे स्वर्ग मुझे नरक जबकि पाप एक समान। अरे हम दोनों ने मिलके मोदी जी की सभी नीतियों का खंडन किया है और मोदी जी को हराने के लिए हमने तो तैयार महागठबंधन किया है। यमराज जी बोले मैं जानता हूं कि नेताजी ने विपक्ष में रहकर सदा ही गलत रास्ते अपनाए हैं। अगली पंक्ति और आपकी तालियां। नेताजी बोले यमराज जी बोले मैं जानता हूं कि नेताजी ने विपक्ष में रहकर सदा ही गलत रास्ते अपनाए हैं, पर वो क्या है ना, मरने से 10 दिन पहले ये कुंभ नहा कर आए हैं। मरने से 10 दिन पहले ये कुंभ नहा कर आए। और सुनिएगा, एक दृश्य आपको देना चाहता हूं, बस भाई साहब दृश्य सुना दूं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, दिल्ली हरियाणा यूपी राजस्थान में आज भी जब लड़की विदा होती है शादी के बाद, तो लड़की का मामा लड़की को गोद में लेके डोली वाली कार तक लेके जाता है। एक बार हाथ उठा के बताइए कितने लोग जानते हैं। हाँ, इतने में मेरी दुकान चल जाएगी। और जो लोग नहीं जानते, आज भी ये प्रथा है, लड़की को उसका मामा उठा के गोद में डोली वाली कार तक लेके जाता है। अब यहां से दृश्य शुरू है। लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुनो, लड़की का वजन 150 किलो। और दूसरी बात, लड़की का कोई सगा मामा ही नहीं है जो लड़की को लेकर डोली वाली कार तक जाएगा। तो पंडित जी ने बोला जजमान भाई लेके जाओ। अब कोई सगा मामा तो था नहीं, लेकिन अपने जैन समाज के 2 लोग थे भाई साहब, एक अपने राकेश जी और एक ये वाले भाई साहब जिनको सौरभ जी ने ताली बजाने के लिए बोला था, क्योंकि बजा आप अब भी नहीं रहे भाई साहब। एक बार आप खड़े हो जाइए, आपको एक बार दिखलाना नहीं, एक बार सौरभ जी के कहने पे हो गए तो मेरे कहने पे भी हो जाइए भाई साहब। हाँ, मैं जानता हूं इस भारी शरीर के संग बार बार उठना आसान नहीं होता। तो राकेश जी यहां पे खड़े थे और भाई साहब का नाम क्या है, कोई बात नहीं, जो भी नाम है मैं यहीं पे। भाई साहब यहां पे खड़े थे। तो लड़की के बाप ने पहले राकेश जी से बोला, बेटे राकेश उठा दियो जरा। तो राकेश जी तो वो व्यक्ति है जिन्होंने उस लड़की को 35 किलो से 150 किलो होते हुए देखा था। राकेश जी तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने उस लड़की को पार्क में रस्सी कूदते हुए देखा था और जमीन को 2 फुट नीचे धंसते हुए देखा था। तो जैसे राकेश जी से बोला, बेटे राकेश उठा दियो, तो राकेश जी बोले पथरी का ऑपरेशन हुआ था मेरा, डॉक्टर बोले थे जरा सा झुकूंगा तो टाके टूट जाए। अच्छा कोई बात नहीं। फिर इन भाई साहब से बोला, बेटे तू उठा दियो। तो ये 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत हूं। जैसे इनसे बोला बेटे उठाइए, तो बोले वो मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। अच्छा, अब ये सारी बातें हो रही है, पीछे एक 40 किलो का व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसे पता ही नहीं यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। पीछे वो सबसे कह रहा है, भाऊजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक किसी भी तरीके का कोई काम हो तो बताना। तो पीछे अपने सौरभ जैन जी भी थे, उन्होंने बोला बेटे यहाँ पे तो कोई काम नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। अब वो बोलते बोलते लड़की के बाप के पास आ गया, बोला भाऊजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। लड़की के बाप ने बोला जा छुटकी को लेके जा। तो देखो जब तक उसने छुटकी देखी नहीं थी, उसका बीपी कंट्रोल में था,
उसकी सांसें फूल नहीं रही थी और उसकी आवाज में हकलाहट नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने वो 150 किलो की लड़की देखी तो उसके शरीर में ये तीनों चीजें हुई। कहाँ है अंकल जी? पीछे। क्या करना अंकल जी? उठानी है। अंकल जी इसको उठाने में तो मैं और छुटकी ना आई हो, ये तो मुटकी है। पर सबने बोला नहीं बेटे देख अब तूने बोल दिया अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो राकेश जी उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ के हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर अपने ये बाबूजी आए जो सफेद उसमें बैठे हुए धोती में, ये बाबूजी आए, इन्होंने सुल्तान फिल्म का गाना गाया, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मम्मी के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोदी से उतर कर मम्मी कहती वापसी भाग के आ गई। लड़की का बाप बोला जा लेके कर लेके आ मतलब अंकल जी आधे रास्ते तक तो लेके आ गया था, कह रहा दोबारा से उठा। उसने दोबारा से उठाने की कोशिश की तो नहीं उठ रही। तो अब की बार ये बहन जी आई जो पिंक साड़ी में बैठी है, ये अनामिका जी के गाने पे नाच रही थी। मैंने तभी सोच लिया था इनसे ये काम करवाना मुझे। तो ये आई, फिर इन्होंने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया, अनिल कपूर वाला। ओ ओ जीत जाएंगे। अब जिसने उठा रखे उसकी आवाज थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 40 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिसमें पहले से 150 किलो पड़ा था, और शिक्षा दे रही है, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को मम्मी की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो। और देवर को वो बोला तुम लिख के दे दो मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा था, कह रहा हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सी बच्ची सुन के तो उसका खून सूख गया जिसने उठा रखी थी। बोला कौन सी बच्ची? फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट पर मेरी छाती पर फूल धरने वाले काम कर रखे। लाड़ लाड़ में के खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और लड़का वहीं कोने में खड़े थे, और पत्नी अपने पति की हालत देख के बोली आज नहीं बचेंगे ये तो गए। उसका ध्यान अपनी पत्नी। बोला कौशल्या रो क्यों रही है? बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा है और ये जैन समाज के लोग ताली भी नहीं बजा रहे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ जिसने उठा रखी थी 40 किलो वाले ने, उससे भी 5 किलो कम, उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा। वो जमीन पे लेट के उसी के पैर पकड़ लिए जिसने लड़की उठा रखी थी, और बोली मैं मर जाऊंगी सब मत ले जाओ, मैं यहीं मर जाऊंगी, मैं यहीं मर जाऊंगी। बोला देख यो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जागी। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक पंडित जी आए। बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में आप बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हो, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय का जा पाता हूं तो पढ़ दे एक बार। अब वो बिल्कुल गेट तक लेके पहुंच गया। उसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। उसने डोली वाली कार भी देख ली पीछे से। तभी लड़की की दादी बोली अरे भैया, लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। कह रहा भाई मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के?
अब लड़की की दादी आई, लड़की की दादी कम से कम 90 साल पुरानी, उसने रोना शुरू किया। भैया क्या कह रही है यूं? कह रहा भैया बुजुर्ग औरत है, सांस फूल रही है। कह रहा किसी की उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने एक गाना गाया जो हर बुढ़ी औरत विदाई पे तो गाएगी गाएगी। हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। मगर दोस्तों एक गलती जो हम सबसे हुई, वो गलतियां ना हो। मैं आप बिल्कुल प्रतिष्ठित समाज है जैन समाज, और मैं कहना चाहता हूं, मैं नमन करता हूं सर आपको। आज जहां भारत में हर समुदाय ये सोचता है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सरकार के कान खड़े करने के लिए दंगा करें, उत्पात करें, मैं नमन करता हूं जैन समाज को। मुंबई की सड़कों पर सिर्फ बिना कुछ बोले निकले और वो मंदिर दोबारा बनना स्टार्ट हो गया। आप लोगों को नमन करता हूं मैं, जिंदाबाद। और कहना चाहता हूं कि ये जो पुरुष, ये जो बेटे, ये जो छोटे छोटे लड़के हैं, आप लोगों के लिए 4 पंक्तियां, मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा अगर आपका सुनना सार्थक हो गया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो एक पुरुष एक बेटे की वजह से आ सकता है। सुनिएगा कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, वाह। खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम। और अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम, ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम। और ये बेटियां जो बैठी हुई हैं, अभी बेटा तुम पता नहीं है इस वक्त भारत में क्या चल रहा है। हिंदुओं के नाम यूज किए जा रहे हैं लड़कियों को फंसाने के लिए। मैंने अपना धर्म समझा और मैं ये धर्म की 4 पंक्तियां इन छोटी छोटी बच्चियों के नाम और इन सब बच्चियों के नाम जो अभी जिन्होंने बाहर की दुनिया को समझा नहीं है क्या चल रहा है बाहर, कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। वाह। कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों ये पंक्तियां याद रखना तुम सदा, रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना।